हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन मिश्रा स्टूडेंट प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों हमारी वीडियोस लगातार आपके सामने पहुंच रही है, आप लोगों के पास पहुंचती जा रही है और आप लोगों का भी उसको भरपूर सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह आप और अपने सपोर्ट को बनाए रखिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हर स्टेप पर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप क्लास 6 से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम आपको क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका चैप्टर 3 है, उसको आज हम क्लियर करेंगे। लेकिन हम क्लियरिटी उठाएंगे क्लास 6 से, जिससे कि जो बच्चे हमारे वीक होते हैं, पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, उनको भी वहाँ से चीज़ें समझ में आने लगें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इसका वेटेज होता है बोर्ड के एग्ज़ाम में और कंपटीशन में भी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज़, पहले आपको हम एक पहले के चैप्टर में चार्ज के बारे में समझा देते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? ए कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर, किसी चालक की वो अवस्था जबकि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो या कमी हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएं या कम हो जाएं तो उस अवस्था को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, की वस्तु आवेशित हो गई है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है दोस्तों? जैसे कि आप ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं, सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक मटेरियल एटम से मिलकर बना है और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही निगेटिव चार्ज है। और किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जितने प्रोटॉन होते हैं धन आवेशित कण नाभिक के अंदर, उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए कोई भी परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो अगर हमने ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब किया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर ट्रांसफर हो गए। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी उस पर धन आवेश आएगा और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन, रगड़ने से, घर्षण विधि से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। अब दो प्रकार के जो आवेश हैं, दोनों प्रकार के आवेश में अगर दोनों सेम लाइक चार्ज हैं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों निगेटिव चार्ज हैं, तो दोस्तों उसमें होगा रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज, आवेश की क्या प्रकृति होती है, क्या गुण होते हैं, तो ये एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का मतलब क्या है दोस्तों? कि सिंपली स्केलर क्वांटिटी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में 2 माइक्रो कूलम चार्ज है
आपने उसको 3 माइक्रोकूलम और दे दिया तो उस पर +5 माइक्रोकूलम हो गया। सिंपली ऐड कर दिया, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह दूसरा नेचर है चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। चार्ज को आप तो ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब आवेश क्वांटीकृत होता है, छोटे छोटे पैकेट में आता है। जैसे कुरकुरे 5 रुपए का पैकेट मिलेगा, अगर आप 10 लेके जाएंगे 2 पैकेट मिलेगा, 15 लेके जाएंगे 3 पैकेट मिलेगा, लेकिन सबसे छोटा पैकेट 5 रुपए में आएगा। आप 3 रुपए का मांगेंगे नहीं देगा, या तो लोकल घटिया वाला दे देगा। तो चार्ज क्वांटाइज होता है, उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है Q इक्वल्स टू NE। सबसे छोटा चार्ज, फंडामेंटल चार्ज कितना होता है दोस्तों? सबसे छोटा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज होना इम्पॉसिबल है। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आपने रगड़ा या इंडक्शन से या कंडक्शन से चार्ज जब प्रोड्यूस किया तो टोटल चार्ज जो होगा या तो 1 ही होगा या 2 ही होगा या 3 ही होगा। टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बेसिक चार्ज। कभी भी फ्रैक्शनल या डेसिमल में n की वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसी से फॉर्मूला बना Q इक्वल्स टू NE, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और Q क्या है? आवेश की मात्रा है। आवेश क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट क्या होता है चार्ज का? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, C से लिखते हैं कूलम। तो ये आप फर्स्ट लेसन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, वो हम केवल ज़रूरत थी इसलिए आपको समझा रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब भी किसी इंसुलेटर में या कंडक्टर में चार्ज उसके सरफेस पे या इनसाइड इंसुलेटर में रहता है, किसी भी, ये 2 बातें आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि जब किसी इंसुलेटर को आप चार्ज देंगे तो उसके पूरे बल्क में, पूरा वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कंडक्टर को आप चार्ज देंगे तो केवल उसके सरफेस पे ही चार्ज होता है, अंदर नहीं होता। दोनों में ये अंतर है। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अपने अराउंड केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन अगर किसी चार्ज में मोशन आ जाए, किसी चार्ज में क्या आ जाए? मोशन आ जाए, मूविंग चार्ज, उस स्टेट को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ चार्ज फ्लो होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो जिस मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट हो जाए दोस्तों, वही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आइए हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी विशेष दिशा में जब आवेश प्रवाहित होता है तो वो करंट जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है। ये देखिए यहाँ सर्किट में क्या हो रहा है, एक सेल लगी हुई है और कनेक्टिंग वायर लगे हैं और एक बल्ब लगा हुआ है। बल्ब से पॉजिटिव टर्मिनल, बल्ब में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रही है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है और इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो होते हैं। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, amount of charge flowing through a section, through a cross section in per unit time is known as current।
किसी भी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को दोस्तों क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आई, अगर कैलकुलस की भाषा में बात करें तो ये dq/dt भी इसको लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप चार्ज अगर कभी भी फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, चार्ज अगर कभी फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, अगर चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dq/dt, कि आपको क्या मिल जाएगा? f', ये आपको मिल जाएगी करंट। क्या मिल जाएगा दोस्तों? करंट मिल जाएगा। तो करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। यूनिट क्या होती है करंट की? यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻6 एम्पियर। अगर मिली या माइक्रो में कोई न्यूमेरिकल मिलेगा तो आपको उसको SI यूनिट एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये है कि करंट को हम लोग किससे मेज़र करते हैं, करंट को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं। तो किसी भी सर्किट में, किसी भी इक्विपमेंट में अगर हमें करंट मेज़र करना है तो उसके पॉजिटिव एमीटर का यूज़ करते हैं। एमीटर में पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल के साइड और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव के साइड कनेक्ट करना चाहिए और हमेशा सीरीज़ में लगाना चाहिए, हमेशा सीरीज़ में लगाना चाहिए, ताकि रेजिस्टेंस में जो करंट पास हो रही है वही करंट एमीटर में भी गुजरेगी, तब वो करेक्ट बता पाएगा कि रेजिस्टेंस में कितनी करंट है। तो करंट जो होती है एमीटर से नापी जाती है और यूनिट एम्पियर है। यहाँ पर एक फॉर्मूला जैसे I = Q/T है, तो कभी कभी इसको नंबर ऑफ टर्म से रिलेट करता है, तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल Q = NE/T भी लिख सकते हैं। कभी कभी इसकी ऐसी प्रॉब्लम पूछता है कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन उसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा, तो नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर यूनिट टाइम से रेसिप्रोकल करके टाइम पीरियड निकाल लेंगे। एक साइकिल में ये कितना डिस्टेंस, कितना वो टाइम लेगा, टाइम पीरियड यहाँ से मिल जाएगा हमको फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करके। उसके बाद फिर एक फार्मूला हम लगा देंगे, यहाँ से t टाइम में एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो करंट का फार्मूला आ जाता है E/T। E/T से भी करंट कैलकुलेट हो जाती है। वो न्यूमेरिकल्स में हम आप लोगों को आगे की वीडियो में कराते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस? अगर आपने कोई चार्ज रखा कहीं पर, पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसके अराउंड एक फील्ड बन जाती है। उस फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कहीं कोई चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है तो उसके राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। फिर एक छोटे से टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं? ऐसा चार्ज जिसका अपना खुद का फील्ड नेग्लिजिबल हो, उसकी अपनी खुद की फील्ड ना के बराबर हो। जैसे आपको अगर हाथी की सही ताकत जाननी है तो उसकी कुश्ती करा दीजिए चींटी से, मसल के रख देगा हाथी चींटी को, लेकिन सूंड में ना घुसने पाए, शर्त है। अगर उसी में आप हाथी की कुश्ती कुत्ते से करा देंगे तो सूंड में एक आध दो दांत तो काट ही लेगा, तो हाथी की ताकत को थोड़ा कमज़ोर करेगा, लेकिन चींटी हाथी की ताकत को बिल्कुल कमज़ोर नहीं कर पाएगा। तो ये हाथी है और ये चींटी है। इसको हम ज़बरदस्ती ला रहे हैं कि चलो हाथी के पास, चलो हाथी के पास, तुमको मरवा डालेंगे। तो तुमको ऐसा करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दोस्तों V से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट A है, तो A पर कितना पोटेंशियल होगा? ये वर्क डन जो हम इन्फिनिटी से लाए हैं वो WA अपॉन जिसको लाए हैं टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज को लाए हैं उसको इस फार्मूले में रखना है, ना कि बड़े वाले को।
इसने तो पोटेंशियल जनरेट किया। पोटेंशियल का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत। तो इस फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्ट्रेंथ होगी। अब इसी को हम इस पॉइंट बी पर ले आ रहे हैं, तो बी पर लाने के लिए कुछ और वर्क करना पड़ा। तो बी का पोटेंशियल दोस्तों क्या होगा, वी बी, तो वो होगा डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट। फिर ए से बी तक अगर लाएं तब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। और इसकी दूसरी भी डिफिनीशन होती है कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस को दोस्तों हम लोग किससे दिखाते हैं, डेल्टा V इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A। अगर A से B तक ले गए हैं तो फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल में से इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट माइनस डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट। दोनों में क्यू नॉट एलसीएम लेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की कूलम, जिसको हम कहते हैं वोल्ट। तो पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट वोल्ट होगी, है कि नहीं। वो तो पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर 10 बकरी में 3 बकरी मर गई तो 7 बकरी बची कि 7 गधे बचेंगे। तो उसी तरह से एक पॉइंट का पोटेंशियल वोल्ट है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल वोल्ट है, तो वोल्ट माइनस वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट ही तो आया। तो ये स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, पावर है कि किसी जगह पर चार्ज को लाने में या ले जाने में कितनी ताकत खर्च होगी, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, जब कभी आप किसी कंडक्टर की बात करेंगे, क्योंकि वही उसी में करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, कंडक्टर ही होते हैं जिससे करंट पास होता है, इंसुलेटर से तो होता नहीं है, तो सेमी कंडक्टर हो। तो कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर में सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर, Ag। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। क्यों, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा होते हैं। सारे मेटल में बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। फिर उससे कम कंडक्टिविटी होती है गोल्ड की, फिर उससे कम कॉपर की, उससे कम एल्युमिनियम की। तो कॉपर इज़ द बेस्ट, चीप एंड बेस्ट कंडक्टर, इसीलिए कॉपर का यूज़ ज़्यादा होता है। बाकी ये महंगाई की वजह से सिल्वर और सोने को, गोल्ड को तो सोचना भी पाप है, इसलिए कॉपर का यूज़ ज़्यादातर ब्रांडेड ऑब्जेक्ट में, अप्लायंसेस में करे जाते हैं। और जो लोकल होंगे उसमें एल्युमिनियम हीट ज़्यादा होती है, लेकिन कॉपर चीप एंड बेस्ट होता है। तो अब समझ लीजिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Ag में सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम Au में होगी। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर कॉपर में कम होगा, फिर उससे कम एल्युमिनियम में होगा। जितना कंडक्टिविटी घटती जाएगी उसका कारण यही होगा कि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे। तो जब दोस्तों किसी कंडक्टर में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे, कोई भी सेल या बैटरी, कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम कनेक्ट नहीं करेंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में मोशन करते रहते हैं। उनका एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन जब हम किसी कंडक्टर को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करके इस साइड में निगेटिव ले लीजिए, इस साइड में पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से निकलकर प्लस की तरफ जाएंगे और करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाएगी।
तो ये सारे इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, इस साइड का एंड पॉजिटिव और इस साइड का एंड निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आगे की ओर मूव करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब एक्सेलरेट होंगे, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन आगे एक्सेलरेट होंगे, फिर एटम से टकराएंगे, फिर एक्सेलरेट होंगे, फिर एटम से टकराएंगे। इस तरह से इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। लेकिन जब हम उसकी एवरेज वेलोसिटी लेंगे, Vd इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, then this constant average velocity of free electron is known as drift velocity. drift velocity बहुत ही important टॉपिक है ओम्स लॉ को समझने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करिए, जिसमें फिर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे और वहीं पर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ के बारे में आपको हम A to Z कहानी बता देंगे। ठीक, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस